मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन उस बात का जो सही है, जिसके लिए अध्यादेश आता है, वही नाराज है, वही खफा है। जो आप दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, तो आप दे किसको रहे हो? और अध्यादेश की जरूरत कहां पड़ी थी? किसने कहा था कि आप अध्यादेश लेकर आइए? किस किसान संगठन ने इसके लिए आंदोलन किया? किसने इन मांगों के लिए प्रदर्शन किया? क्या किसान भंडारण करेगा? भंडारण कौन करता है? अगर एमएसपी नहीं होगी तो किसान को उसका वाजिब दाम कैसे मिलेगा? किसान बंधुआ मजदूर था, मजदूरी करता था जमींदार के यहाँ। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उसका बदला हुआ प्रारूप है। हम अपनी उपज को, अपनी फसल को दूसरी जगह लाकर ले जाकर नहीं बेच सकते। मुझे वो कानून बताए सरकार। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, हमेशा की तरह वंचित भारत की टीम जो कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों के लिए अलग अलग लोगों से संपर्क करती है, उनके विचार जानती है और विचार जानने के बाद ये भी जानने की कोशिश करती है कि वो लोग इस पर क्या करना चाहते हैं। साथियों, इसी कड़ी में आज हम आए हैं संत कबीर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रवि नागर जी के हॉस्पिटल में। पहले मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूंगा, उसके बाद स्वागत करूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ मुख्य रूप से इस समय जो कार्य कर रहे हैं वो किसान एकता संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो ना सिर्फ कागज़ों में चल रहा है बल्कि धरातल पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। डॉक्टर साहब की बात करें तो इनके नाम पिछले कुछ ही महीनों में कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से बरेली ज़िले की आंवला तहसील में एक किसान के साथ जो दुर्घटना घटी उसको मुआवजा दिलवाने की बात हो, चाहे शाहजहांपुर जनपद के कलान के निकट श्रीनगर गांव में किसान की एक लड़की के साथ जो दुर्घटना घटित हुई उसमें मुआवजा दिलवाने की बात हो, वहीं पर स्थित गाहबरा गांव में पीड़ित किसानों जो कि मौसम की मार और नदी के बाढ़ से पीड़ित थे उनको नाव दिलाने की बात हो। ये बहुत छोटी छोटी वानगी हैं। इसके साथ साथ ही कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं, कई अन्य ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के डॉक्टर साहब ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में मैंने उनके कीमती समय में से थोड़ा समय मांगा है और मैं उनके पास आया हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं आपसे आपके पेशे से अलग हटके आपके उस कार्य के बारे में बात करूंगा जो कि आपका पैशन है, जिसको मैं कहता हूं समाज सेवा। मैं बहुत छोटे पर से आपको जानता हूं। जब मैंने बरेली में शिफ्ट हुआ था तब एक संगठन था, यहाँ पे नाम लेना सही नहीं है, उसके बैनर के तले आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, लोगों को जगाने का काम किया था। शायद उसी कार्यक्रम की एक छोटी सी उपज मैं भी हूँ, जिससे कि मैं सामाजिक सरोकारों को जान पाया हूँ और मैं आज आपके सामने आपके विचार जानने के लिए बैठा हूँ। सर, मैं आज जो आपके पास आया हूँ तो उसमें जो मुद्दा है, अन्य मुद्दों की बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करूँगा। और उसमें इस समय सरकार 3 बिल लेकर आई है, तो सबसे पहले तो मैं उन पर आपका रुख जानना चाहता हूँ और बातें बाद में करूँगा। मजाक है सब जो ये बिल की बात कर रहे हैं। जो बिल बात हो रही है कि मैं कई अपने साथी हैं उनसे जब मैं चर्चा करता हूं तो वो बात ये करते हैं कि किसानों के लिए इतनी बड़ी सरकार ने उपलब्धि कर दी है, किसान अपनी उपज को यहाँ से लेकर कहीं भी बेच सकता है। इसमें जो किसान ये विरोध कर रहे हैं, आखिर किसान संगठनों को और किसानों को इसमें विरोध करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे निष्पक्ष लोग, ऐसे निष्पक्ष चैनल और ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक और किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, वो इस प्रक्रिया में, मीडिया की प्रक्रिया में, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है आज कि आप जैसे लोग, किसानों के बेटे, गांवों की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग जब इस मीडिया और अन्य जहां से दूर दूर तक हमारी आवाज़ जाती है, जब ऐसे लोग, हमारे छोटे भाई और हमारे आने वाली संतानें
इन सब लेखनी के रूप में अपनी आवाज़ को दूर पहुंचाने की बात करेंगे, तभी हमारा भला हो सकेगा। क्योंकि आप चैनलों पे देख रहे होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे चैनल बिके हुए हैं। सब जहां किसानों की बात होनी चाहिए, जहां किसान मुद्दों की बात होनी चाहिए, वहां पर कहीं रिया चल रही है, वहां पर पता नहीं, मैं तो ज़्यादा नाम इन लोगों के जानता भी नहीं, लेकिन जहां मैं टीवी चैनल खोलता हूं ये देखने के लिए, कल इतना बड़ा चक्का जाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने किया है, मुझे कहीं ना कहीं उनकी कोई खबर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ मैं खोलता हूँ तो कहीं रिया है, कहीं पता नहीं क्या क्या नाम है, मेरी समझ में नहीं आता। तो भाइयों, जब आप जैसे लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका स्वागत करता हूँ, आप जैसे लोग जब इस क्षेत्र में आएंगे तो किसानों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज़ तभी सरकार के दरवाजे तक हमारी पहुंच पाएगी, और तभी हमारे जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी हमारे संघर्ष हैं, तभी उनका कोई औचित्य और उनका मतलब निकल कर आएगा। रही बात जहाँ पे आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि अध्यादेश और अध्यादेश की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी। किसने कहा था कि आप अध्यादेश लेकर आइए? किस किसान संगठन ने इसके लिए आंदोलन किया? किसने इन मांगों के लिए प्रदर्शन किया? मेरी समझ में नहीं आता। अध्यादेश तो उस स्थिति में आता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी देश के अंदर है, किसी मुद्दे को, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए अध्यादेश लाया जाता है। और उस समय में अध्यादेश की बात हो रही है जब कोरोना जैसी, जिसे वैश्विक महामारी का नाम दिया गया, जहां पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, वहां हमारे मोदी जी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री, उन्हें किसानों की सुध आई कि ऐसे संकट के समय में ये किसानों का बिल लेकर चले आए। किसी किसान संगठन ने, किसी ने मांग करी होती और फिर अध्यादेश लेकर चले आए आप। अध्यादेश में कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसान नेता, किसी की राय ली जाती। कोई अध्यादेश आता है, जिसके लिए अध्यादेश आता है वही नाराज है, वही खफा है। जो आप दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, तो आप दे किसको रहे हो? फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मुझे आप कुछ देने आए हो, मुझे नहीं चाहिए, फिर आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो इसके पीछे आपकी कहीं ना कहीं बेईमानी है, आपकी मंशा खराब है, आपकी नीयत में कहीं ना कहीं चोर है। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम किसान एकता संघ के मंडल के अध्यक्ष हैं, बरेली मंडल के। हमारी नाराजगी ही सिर्फ इस बात को लेकर है, जिसे चाहिए, जिसको आप दे रहे हैं वो उसका विरोध कर रहा है, तो फिर आप दे किसको रहे हैं? यानी कि आप किसी न किसी को दे रहे हैं, हमसे छीन कर आप किसी और को दे रहे हैं। जहां बिल की बात आ जाती है, आपने बिल का सवाल किया, मैं बिल की बात बहुत लंबी है, ये बात इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत ही लंबी बात है। अब बिल की बात आ जाती है, मैं बिल पे बात करता हूँ। कौन सा नया बिल लेकर आ गए भाई? जहां आप बहुत ज़रूरी चीज़ें, देश के अंदर जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, उनका भंडारण नहीं किया जा सकता। जी जी। आपने कहा कि आपको छूट है आवश्यक चीज़ों के भंडारण करने के लिए। दो स्थिति में, या तो आपदा हो या कोई युद्ध चल रहा हो। तो आप मुझे ये बताइए भाई, क्या किसान भंडारण करेगा? भंडारण कौन करता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, मैं अपने उन सभी भाइयों को, कुछ इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसानों की बातों से कोई मतलब नहीं, वो किसानों के बेटे हैं, वो किसानों की पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उन्हें किसानों से मतलब नहीं। वो तो झंडा उस पार्टी का उठाए हुए हैं जो आज सरकार में है। मोदी जी ने जो कह दिया वो सही है। अरे भाई, उस पर विचार करो। मैं किसी पार्टी विशेष का विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, लेकिन उस बात का जो सही है। सर, तो इसमें बात यही है कि सरकार का ये कहना है कि हम जो बिल लाए हैं वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कुछ ही दिनों में किसान बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात निकल कर आती है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया, क्योंकि ये जो है लीगल पॉइंट है जिसको मैं उठाने जा रहा हूँ, कि इस तरह के जो बिल होते हैं जो किसानों से और खेती से संबंधित होते हैं, इनमें राज्यों की राय ज़रूरी होती है और किसानों की राय ज़रूरी होती है। इस पर कोई बिल लाने के लिए सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने कहीं पढ़ी है वो ये है कि राज्यसभा का अगर एक मेंबर भी मतदान की बात कर देता है तो मतदान कराना ज़रूरी हो जाता है। सरकार ने नहीं कराया।
फिर भी किसान भी नाराज़ है, सड़कों पर है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इन सब बातों को हम कई बातों से समझ भी रहे हैं, आपने भी समझाया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो किसान मांग रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही, वो है एमएसपी, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपके संगठन की अगर मैं बात करूं, आपका भी अगले 1-2 दिन में जाहिर सी बात है ज्ञापन भी देंगे और सड़क पर जोरदार प्रदर्शन भी होगा आपके संगठन की तरफ से। तो क्या एमएसपी को लेकर आपका क्या मानना है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार क्यों नहीं कर रही इसको? देखिए भाई, जहाँ मैं एमएसपी के मुद्दे पर आ जाता हूँ, अगर एमएसपी नहीं होगी जी, तो किसान को उसका वाजिब दाम कैसे मिलेगा? बस हम इतना जानना चाहते हैं, सभी किसान संगठन और किसान ये जानना चाहते हैं, अगर एमएसपी नहीं होगी, कोई कानून ये नहीं होगा कि इस फसल को इससे कम पैसे में खरीदने वाला कानूनी अपराधी होगा, तो फिर उस फसल का वाजिब दाम किसान को कैसे मिलेगा? सारे के सारे किसान नेता और किसान संगठन भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप एमएसपी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? समर्थन मूल्य जो किसान का होता है उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम जो चाहते हैं, आप हमारे हित का काम करना चाहते हैं, मोदी जी हमारे हित की बात करना चाहते हैं, हम जो मांग कर रहे हैं उसको क्यों नहीं मांग लेते हैं? जो चीज़ हमें नहीं चाहिए आप उसे ज़बरदस्ती लेकर कह रहे हो कि ये आपके हित की चीज़ है, ये आपके काम की चीज़ है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए हमें वो चीज़ दीजिए आप, तो हम आपकी और सरकार की सराहना भी करेंगे और जिंदाबाद भी बोलेंगे। सर इसी में एक और बिंदु आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब वर्ड मैंने सुना, कल मेरी इस पर किसी से बहस भी हुई, उसके बाद मैंने इसको जब धरातल में गया रिसर्च की तो पता चला कि पंजाब में इस पैटर्न को लाया गया पेप्सिको कंपनी की तरफ से, जो कोको कोला पेप्सी वगैरह बेचती है। वहाँ पर आलू उगवाती है वो किसानों से। जब धरातल पर गए, सरकार ने इसको लेकर बहुत वाहवाही लूटी है, अपनी पीठ थपथपा रही है, मुझे भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको धरातल पर जांचा, कई रिपोर्ट्स को पढ़ा, किसानों से बात हुई हमारे कई सहयोगियों की, तो पता चला कि जो आलू किसान है उसका कहना है कि जब हम लेकर के जाते हैं आलू, वो अपनी जो तय होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कीमत पर, उस पर कभी नहीं लेते। वो बताते हैं कि इस आलू में पानी ज़्यादा है, इसमें शुगर ज़्यादा है, कि ये आलू छोटा बड़ा है, और इसको करके वो कीमत नहीं मिलती। तो क्या लगता है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर पूरे देश में लागू हो गई तो किसान को फ़ायदा मिलेगा या किसान और गर्त में जाने की कंडीशन में होगा? देखिए भाई, पहली बात तो हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझना पड़ेगा। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ और हानि की बात है, तो इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जिनकी वजह से किसान सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, कानून जब बनकर आ जाएगा, किसान के हाथ पैर काट दिए जाएंगे, किसान बंधुआ मजदूर होगा। जो जमींदारी प्रणाली पहले थी जिसके अंदर कानून नहीं था, उसके बाद भी किसान बंधुआ मजदूर था, मजदूरी करता था जमींदार के यहाँ। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उसका बदला हुआ प्रारूप है और कानून के रूप में इसको एक संज्ञा दी जा रही है, जिसके लिए किसान कल लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। मैं इसके घोर विरोध में हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीके से जमींदारी ही है। ऐसा ही मैंने कुछ पाया वहाँ पर जब बात की पंजाब के लोगों से, उनका भी यही कहना था, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर पसारे थे, सेम वही स्थिति इस समय पैदा की जा रही है। ऐसा मानना किसानों का है, जो थोड़ा सा समझ रखते हैं उन लोगों की बात करते हैं। इसी बिंदु पे मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, एक अंतिम बिंदु पर पहुँचता हूँ, और वो बिंदु ये है कि जो सरकार ये कदम उठा रही, सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है अपने नुमाइंदों को भेज कर कि साहब हमने बहुत अच्छा किया किसानों के साथ, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनको बरगला रही हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आप एक सामाजिक और किसानों का संगठन चलाते हैं, क्या सरकार आपको, अगर सरकार आपको ये समझाने में सफल रही कि ये सारे जो बिल हैं वो किसान के भले के हैं, तो क्या आप सरकार का सहयोग करेंगे, या आप किसानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि बिल की असलियत क्या है और आपको पैकेजिंग करके दिखाया क्या जा रहा है? इसमें आपका संगठन किसानों के साथ खड़ा होगा या सरकार के साथ? देखिए, मुझे समझाने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब मैं समझा हुआ नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने तीनों बिलों को विस्तार से पढ़ा है,
ठीक, तो मुझे समझने की ज़रूरत नहीं, मैं तो समझा हुआ हूँ। अब समझाया उनको जाएगा जो लोग सीधे साधे लोग हैं। जी उनको तरीके की बढ़िया मसाला लगाकर कि आप यहाँ से अपनी उपज को लेकर और दिल्ली चले जाओगे, तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा किया है सरकार ने, खराब किया, गलत किया। बिल्कुल यही समझा। अब मुझे ये बताइए आप कि ये प्रतिबंध कौन से सन में और किस सरकार ने लगाया कि हम अपनी उपज को, अपनी फसल को दूसरी जगह लाकर ले जाकर नहीं बेच सकते? मुझे वो कानून बताए सरकार। ऐसा कोई कानून नहीं, कोई कानून है ही नहीं। हमने तो देखा है किसान के बेटा भी हैं, तो हम कैसे इस बात को मान लें? ये समझाने वाले क्या समझाएंगे? सीधे साधे लोगों को यही समझाएंगे कि आप इसमें क्या दिक्कत है, किसान नेता और दलाली खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ सब बेकार की बातें हैं। जितने भी बिल आए हैं, और बिल भी ऐसे समय में आया है, और वो भी अब जब लोकसभा में जाएगा तो वहाँ भी इस तरीके की प्रणाली है जहाँ क्वेश्चन आर होगा ही नहीं, आप प्रश्न उठा ही नहीं सकते। आपने हमसे राय ली नहीं, हमारे लिए आप बना रहे हो, हमसे राय ली नहीं। उसके बाद भी जो लोग वहाँ संसद में सवाल करने के लिए बैठे हैं, विचार करने के लिए बैठे हैं, विरोधी दल के लोग भी बैठे होते हैं, किसानों के बेटे भी वहाँ पहुँचे हुए हैं हमारे बीच में से चुनकर, उनकी आप बात सुनोगे नहीं और बिल को पास कर दोगे, कहोगे किसानों के हित में है, और जिसके हित में है वो भी कह रहा है कि मैं इसका विरोध करता हूं, मेरे हित में ये नहीं है। तो फिर किसके हित में है? उसका हित कहाँ छुपा हुआ है? हम पर निशाना साध कर ये निशाना कहीं दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, और हमारे ऊपर गोली की बंदूक की गोली है जिसका सीधा निशाना किसानों पर है। और किसान एक दिन आत्महत्या कर रहा है, अब आत्महत्या नहीं करेगा। अब ये जो कॉरपोरेट के लोग आएंगे, ये सीधे सीधे अपनी नीति और रीति से किसान को गोली मारेंगे, और किसान आत्महत्या करने पर इस तरीके से मजबूर हो जाएगा कि अपनी ज़मीन को उनके हाथों में देने को मजबूर होगा। ये तीनों के तीनों बिल इस तरीके के बिल हैं। सर, अब बस अंतिम सवाल और पूछूंगा, आपके संगठन की रणनीति क्या है? आप क्या करने वाले हैं? अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अभी चक्का जाम हुआ कल, तो बरेली मंडल को छोड़कर पूरे देश के अंदर और दूसरे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश से बाहर, हमारे संगठन ने चक्का जाम में पूरा अपना भागीदारी अदा की है। बरेली मंडल में हमारी योजना ये है कि हम आने वाले बुधवार को बरेली मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और इसके बाद बरेली मंडल के चारों जिलों में हम वहां पहुंचकर अलग अलग तारीख रखकर वहां मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, और इस बिल का, इस अध्यादेश का घोर विरोध करते हैं। और जब तक ये विरोध हमारा जारी रहेगा, जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती। साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को किसानों के मुद्दों को लेकर। वंचित भारत जो हमारा चैनल है, इसकी भी यही मुहिम है कि आप तक सही बात पहुंचाई जाए, तथ्यपरक बात पहुंचाई जाए, तथ्यों पर तौल कर ही बात हम आपके सामने रखते हैं। इसके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं मैं अपने स्तर से, कि जिस तरह से डॉक्टर साहब का संगठन काम कर रहा है, आप लोग भी किसानों के लिए जागिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसानों से जुड़े हुए हैं, आप उनसे अलग हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर उठाएं, और कोई भी संगठन, चाहे वो डॉक्टर साहब का संगठन है या कोई भी ऐसा संगठन जो किसान हितों की बात करता है, उसके माध्यम से अपनी बात को आगे रखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल तो इस समय किसानों के विषय पर ही मिलेंगे बहुत जल्द दोबारा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी। मुझसे ज़्यादा आपका इसलिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस वंचित समाज की, जिसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, आपने उनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों में और जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और शुभकामनाएं देता हूं कि वंचित समाज के लिए आपने जिस सोच के साथ ये चैनल बनाया है, लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी टीम के साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जी, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।